नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्रवास के सिद्धांतों के अंतर्गत ई.जी. रेविस्टीन महोदय द्वारा प्रतिपादित प्रवास सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रवास सिद्धांतों के अंतर्गत अनेक विद्वानों ने अपने आनुभविक अनुसंधानों के द्वारा प्रवास से संबंधित कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। प्रवसन के इन सिद्धांतों एवं नियमों के अंतर्गत प्रथम प्रयास ई.जी. रेविस्टीन महोदय ने किया था। अर्थात अनेक विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर प्रवास या ये कहें कि प्रवसन से संबंधित अनेक नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। लेकिन इन प्रवसन के नियमों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत प्रथम प्रयास ई.जी. रेविस्टीन महोदय का था, जिन्होंने सन 1885 में प्रवास से संबंधित डिस्टेंस डिके रूल्स का प्रतिपादन किया था, जिसे दूरी 6 नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रवसन के संबंध में सबसे पहला प्रयास ई.जी. रेविस्टीन महोदय का रहा था, जिन्होंने सन 1885 में प्रवास से संबंधित अपने नियम का प्रतिपादन किया था। रेविस्टीन महोदय ने अपने नियम को प्रतिपादित करने के लिए कुछ बिंदुओं का सहारा लिया, जो कि इस प्रकार से है। प्रवास और दूरी, पदानुक्रम प्रवास, ग्राम नगर विभेदन, धारा एवं प्रतिधारा, स्त्रियों की अधिकता, तकनीकी विकास एवं प्रवास तथा प्रवास के प्रेरक। तो इन बिंदुओं की सहायता से ई.जी. रेविस्टीन महोदय ने अपने प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें से सबसे पहले प्रवास और दूरी के बारे में अध्ययन करें तो रेविस्टीन महोदय का मानना था कि अधिकांश प्रवासी छोटी दूरी तक प्रवास करते हैं। अर्थात विश्व के अधिकांश व्यक्ति छोटी दूरी का ही प्रवास करते हैं, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में स्थानीय परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे प्रवास प्रवाह का जन्म होता है। इन छोटी दूरी के प्रवास की दिशा विस्तृत रूप से व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों की ओर होती है। उदाहरण के रूप में मजदूरी करने के लिए छोटी दूरी का प्रवास लोगों के द्वारा किया जाता है। अर्थात औद्योगिक केंद्रों एवं व्यापारिक क्षेत्रों में मजदूरों के द्वारा छोटी दूरी का प्रवास अधिक वैश्विक स्तर पर किया जाता है। उसके पश्चात पदानुक्रम प्रवास। इसके अंतर्गत रेविस्टीन महोदय का मानना था कि तीव्रता के साथ वृद्धि करते हुए नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्तियां विद्यमान होती हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से प्रवासी आते हैं तथा यह क्रिया नगरीय प्रभाव के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने तक सक्रिय रहती है। अर्थात जब कोई नगर विस्तारित होता है तो उस नगर के आसपास के क्षेत्रों से लोग नगर में या नगर के प्रभाव क्षेत्र में रहने के लिए आ जाते हैं। तो इस सब से जो उन क्षेत्रों में रिक्तियां विद्यमान होती हैं, तो उन रिक्तियों की पूर्ति के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आकर इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार पदानुक्रम प्रवास के अंतर्गत नगरीय प्रभाव क्षेत्र के एरिया में लोग दूरस्थ क्षेत्रों से आकर निवास करते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा बिंदु है वो है धारा एवं प्रतिधारा। धारा एवं प्रतिधारा के माध्यम से रेविस्टीन महोदय का मानना है कि प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। अर्थात जब किसी क्षेत्र से प्रवास होता है तो उस क्षेत्र में जो रिक्तियां विद्यमान हो जाती हैं, तो उसकी भरपूर्ति के लिए या भरपाई के लिए प्रतिधारा के रूप में प्रवास
होता है। जैसे गांव से लोग जब मजदूरी करने के लिए शहरों में जाते हैं तो गांव में जनसंख्या की कमी हो जाती है तथा शहरों में जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, जिसके प्रतिधारा के रूप में शहरी क्षेत्रों में रहकर नौकरी करने वाले लोग जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वह लोग गांव की ओर शहरों से प्रवास करते हैं, जो कि एक धारा प्रतिधारा के रूप में प्रवास होता है। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है वो है ग्राम नगर विभेदन। इसके अंतर्गत रेमस्टीन महोदय ने बताया था कि ग्रामीण लोगों की अपेक्षा नगरीय लोगों में प्रवास की भावना भिन्न होती है, अर्थात ग्रामीण लोगों की अपेक्षा शहरी लोग कम प्रवास करते हैं। ग्रामीण लोग प्रवास अधिक इसीलिए करते हैं कि उन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है तथा जो भौतिक सुख सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में मिलती हैं तो उनकी प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। तो ग्राम एवं नगर विभेदन के अंतर्गत ग्रामीण लोगों की अपेक्षा शहरी लोगों में प्रवसन की मात्रा या प्रवसन की भावना कम होती है। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है वो है स्त्रियों की अधिकता। रेमस्टीन महोदय का मानना था कि कम दूरी के प्रवास में स्त्रियों की जनसंख्या या संख्या अधिक होती है, अर्थात कम दूरी का प्रवास जो होता है उस प्रवास में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्त्रियां जब शादी करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं तो उसे छोटी दूरी के प्रवास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। स्त्रियों की अधिकता कम दूरी के प्रवास में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है वो है तकनीकी विकास एवं प्रवास। तकनीकी विकास के साथ प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात रेमस्टीन महोदय का मानना था कि जैसे जैसे समाज में तकनीकी का विकास होता है तो प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं। इसके अलावा रेमस्टीन महोदय के दूरी 6 नियम के अंतर्गत जो अगला बिंदु है ये आखिरी वो है प्रवास के प्रेरक, अर्थात प्रवास के लिए ऐसे कौन से प्रेरक या कारक हैं जो प्रवास को प्रेरित करते हैं। तो रेमस्टीन महोदय का मानना था कि प्रवास की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में या घटकों में प्रमुख कारक आर्थिक उद्देश्य है, अर्थात आर्थिक उद्देश्य प्रवास के लिए प्राथमिकता रखता है, अर्थात लोग प्राथमिक उद्देश्य के रूप में आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रेरक तत्वों के अलावा तो अधिकांश लोग अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं। तो इन बिंदुओं की सहायता से रेमस्टीन महोदय ने अपने प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1885 में किया था, जिसमें उन्होंने प्रवास और दूरी, पदानुक्रम प्रवास, धारा एवं प्रतिधारा, ग्राम एवं नगर विभेदन, स्त्रियों की अधिकता तथा तकनीकी विकास एवं प्रवास और प्रवास के प्रेरक, इन निम्न बिंदुओं की सहायता से ई.जी. रेमस्टीन महोदय ने अपने प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले वीडियो में हम प्रवास सिद्धांत के अंतर्गत न्यूनतम प्रयास सिद्धांत तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रवास के कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।